अभी पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे तो यही लग रहा है कि लेफ्टिस्ट ने अर्नब गोस्वामी को अब ऑफिशियली अपना दूसरा बाप बना लिया है। और आयरनी देखिए कि जो लोग कुछ साल पहले तक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर मिठाइयां बांट रहे थे, तालियां पीट रहे थे, जो लोग इन भाई साहब को फासिस्ट, गोदी मीडिया, प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट और ना जाने क्या क्या कह रहे थे, आज वही लोग अर्नब गोस्वामी के वीडियोस काट काट कर शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो ऐसे होनी चाहिए असली पत्रकारिता। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के पृष्ठभाग में गूदा आ गया है, और कोई कह रहा है कि अर्नब गोस्वामी अब सच बोलने लगा है। और भाई साहब, इसका ना एक रीजन भी है। असल बात यह है कि पिछले कुछ समय से अर्नब गोस्वामी बीजेपी के खिलाफ कुछ ज्यादा ही खुलकर सवाल पूछने लग गए हैं। वो बीजेपी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। द भारतीय जनता पार्टी, द बीजेपी, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people when they were elected. कभी गवर्नेंस के मुद्दे पर Rekha Gupta, the Delhi chief minister, does not care. I will give her an empty chair tonight. The Delhi environment minister, her deputy, Majinder Singh Sirsa, we try to confront him. He does not care. He's refused to come on my program. I will give him an empty chair tonight. कभी नेताओं की पर्सनल लाइफस्टाइल के मुद्दे पर This is the image some BJP leaders are trying to send of their new ideology. When you spend 7 million rupees on 5 to 10 minutes of a firecracker display, when a BJP MLA says, yes, I spent 70 lakh rupees on firecrackers. तो कभी सेंगर जैसे इशू पर Do you think Doordarshan will do a program like this? Do you think Doordarshan is going to question the central government? Do you think the anchors on Doordarshan who are paid, I don't know, 15 crore rupees nowadays, I'm told, 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight? They won't. एंड इट इज परफेक्ट। अर्नब गोस्वामी सही कर रहा है एंड द गवर्नमेंट इज लायबल टू आंसर ऑल्सो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता या विपक्ष में बैठी किसी भी पार्टी से सवाल पूछना मीडिया का काम होता है। अगर अर्नब गोस्वामी बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी कोई दूध से धुली पार्टी तो है नहीं, तो उनसे सवाल पूछना उतना ही जरूरी है जितना कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल से पूछना जरूरी है। लेकिन समस्या वहां पर शुरू हो जाती है जहां पर सवाल पूछने के चक्कर में आप ऐसे बयान देने लग जाते हो जो गलत नैरेटिव को ताकत देते हैं और जिनका फायदा गलत लोग उठाते हैं। और यही हुआ अर्नब गोस्वामी के धुरंधर फिल्म वाले बयान से। Crime story, if you people have the guts, have a crime story done on it. People like to watch real things. I want to tell them don't watch Dhurandhar. Somebody make a film on this. We don't want to see Akshay Khanna's dancing. We want to see a real film made on this. And if any Bollywood producer has the guts, GUTS guts, make a film on what happened to Sengar. Put the brutality out. Let the people of this country know the truth of what's going on in our country. Completely distorted the facts, sir. Now you have completely Let them know. distorted the facts. Bollywood is distracting you with fiction like Dhurandhar. Dhurandhar is fiction. Put out the truth. Nobody in Bollywood has the guts to do a movie on what happened to Kuldeep Singh Sengar. बेसिकली इस बंदे ने अपने प्राइम टाइम शो में कहा कि धुरंधर एक फिक्शनल फिल्म है। इसने कहा कि बॉलीवुड इमेजिनरी और प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्मों में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, और इसीलिए अगर फिल्म बनानी है तो उन्नाव रेप केस जैसे रियल इशू पर फिल्म बनानी चाहिए। मतलब क्या लॉजिक है भाई इस बात का? उन्नाव रेप केस पर फिल्म बननी चाहिए, उस अपराध पर चर्चा होनी चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उन्नाव रेप केस को उठाने के लिए 26/11, IC 814 हाईजैकिंग, टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी घटनाओं पर बनी फिल्म को फिक्शनल क्यों बता रहे हो भाई? क्या 26/11 का हमला रियलिटी नहीं था? क्या IC 814 हाईजैकिंग रियलिटी नहीं थी? क्या पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स पॉलिसी रियलिटी नहीं थी? ये सारी की सारी घटनाएं डॉक्यूमेंटेड हैं और इन घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इन घटनाओं का असली असर जो है वो आज भी भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में दिखता है। आज जब अर्नब गोस्वामी जैसा व्यक्ति इन घटनाओं को फिक्शनल कह रहा है तो अनजाने में कहीं या फिर जानबूझकर आप उन ताकतों को फायदा पहुंचा रहे हो जो यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 26/11 में हिंदू इन्वॉल्व थे, और इसीलिए धुरंधर एक प्रोपेगेंडा और फिक्शनल फिल्म है। और इसी कारण से अर्नब गोस्वामी के इस बयान के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग को अर्नब गोस्वामी के रूप में एक नया हथियार मिल गया है। आज भाई IT सेल अर्नब गोस्वामी के क्लिप्स चला चला कर कह रहा है कि देखो अर्नब भी यही कह रहा है, देखो कैसे संघियों का एंटी पाकिस्तान नैरेटिव टूट चुका है, या फिर देखो कैसे इनका प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। आज भले ही इन स्टेटमेंट्स को दे देकर अर्नब गोस्वामी को ये लग रहा होगा कि वो पोस्टर बॉय बन चुके हैं, पर अर्नब गोस्वामी को ये बात समझनी होगी कि ये लोग जो है ना वो उसको समर्थन नहीं दे रहे हैं, ये लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अर्नब गोस्वामी ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो देखिए, इसका जवाब समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ताकि हमें आज की इमेज पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए 2008 के बाद खासतौर पर 26/11 के समय देश में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन चरम पर थी। पाकिस्तान खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था। यूपीए की सरकार का रिस्पांस कमजोर और डिफेंसिव माना जा रहा था। मीडिया में न्यूट्रल होने के नाम पर पाकिस्तान को बराबरी पर बिठा दिया जाता था। और उस दौर में अर्नब गोस्वामी सामने आते हैं
उन्होंने पाकिस्तान को लाइव टीवी पर सीधे सवालों के घेरे में खड़ा किया था। उस समय उन्होंने वो सवाल पूछे थे जो आम लोग घरों में बैठकर पूछ रहे थे, लेकिन कोई एंकर पूछने की हिम्मत नहीं करता था। 2010 से 2014 के बीच जब यूपीए सरकार के बड़े बड़े स्कैम सामने आए तो अर्नब गोस्वामी कांग्रेस नेताओं को एग्रेसिवली सवाल पूछ रहे थे। और इसके बाद 2014 में राहुल गांधी का इंटरव्यू अर्नब के करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उस इंटरव्यू के बाद अर्नब गोस्वामी का स्टेटस कल्ट बन गया था। लेकिन इसके बाद अर्नब गोस्वामी का डाउनफॉल भी आया और उनको उनके चैनल से निकाल दिया गया था। और इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी शुरू किया। रिपब्लिक टीवी ने खुद को एक नेशनलिस्ट चैनल के रूप में पोजीशन किया। इंग्लिश न्यूज के स्पेस में अर्नब गोस्वामी राइट विंग इकोसिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। लेकिन यही वो जगह थी जहां प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो गई। रिपब्लिक की डिबेट्स धीरे धीरे बहुत लाउड होने लगी, पैनल्स बहुत ज्यादा होने लग गए, एक साथ 10-10 लोग चिल्लाने लग गए, शाउटिंग को जर्नलिज्म बना दिया गया, कंटेंट रिपीटेटिव होने लग गया, ऑडियंस का एक हिस्सा इससे बोर होने लग गया। और इसी बीच सोशल मीडिया और यूट्यूब पर नए क्रिएटर्स आए। लॉन्ग फॉर्म डिस्कशंस, काम एनालिसिस और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लोगों को मिलने लग गए। मेन स्ट्रीम मीडिया की मोनोपोली टूटने लग गई। और ऊपर से एक और चीज हो गई, 2014 से पहले इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया लार्जली कांग्रेस लीनिंग थी। फिर 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में चला गया और इसी वजह से उन्हें गोदी मीडिया जैसे तंज भी सुनने पड़े। और जैसे जैसे समय के साथ पूरी की पूरी मीडिया ही एक पाले में इकट्ठी हो गई तो यहीं से एक नया स्पेस बन गया, एक ऐसा स्पेस जिसको एनडीटीवी जैसे चैनल्स ने बहुत अच्छे से फिल किया हुआ था। लेकिन चलिए अब अर्नब गोस्वामी के चेंज पर आते हैं। पिछले कुछ महीनों से देखा गया कि रिपब्लिक टीवी की टीआरपी लगातार गिर रही थी। अर्नब गोस्वामी की नॉर्मल क्लिप्स वो तक वायरल होना बंद हो चुकी थी और इसके अलावा रिपब्लिक टीवी को सीरियसली लिया जाना बंद किया जा चुका था। बस फिर क्या था, कदाचित अर्नब गोस्वामी और उसकी टीम ने इस स्पेस को पहचाना और यहीं से उनकी स्ट्रैटेजी बदली हुई नजर आने लगी। अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और इसे रिपब्लिक को दो फायदे हुए। पहला ये कि चैनल की टीआरपी और डिजिटल रीच इनमें सुधार आ गया। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि बीजेपी से क्वेश्चन पूछने के बाद रिपब्लिक टीवी की टीआरपी 556% से बढ़ी है। डिजिटल रीच में तो 2000% तक का इंक्रीज बताया जा रहा है। दूसरा फायदा ये हुआ कि अर्नब गोस्वामी को एक नई इमेज मिली कि वो सत्ता से सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट हैं। तो देखिए पूरा मामला टीआरपी वापस लाने का और वायरल होने का था, जो कि अर्नब हुआ भी है। एनीवेज इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा खतरा भी है। एंटी बीजेपी स्टांस लेते लेते कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स निकलने लगते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को कमजोर करते हैं। जब टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई फिल्मों को फिक्शनल कहा जाता है तो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को वो लैंग्वेज मिल जाती है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। हमारे देश के भीतर ही बहुत से लोगों को वो टूल किट मिल जाती है जिससे वो हमारे साथ हुए सभी नापाक चीजों को प्रोपेगेंडा साबित कर सके। अर्नब गोस्वामी शायद ये नहीं देख पा रहा कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। आज भले ही वामपंथी अर्नब गोस्वामी को हीरो बना रहे हों, लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ जरूरत के हिसाब से किया गया इस्तेमाल है। और यहाँ से ये भी बात क्लियर हो जाती है कि मीडिया के अंदर भरोसेमंद आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति ज्यादा नहीं है। ये लोग रेटिंग के हिसाब से चलते हैं और उसी रेटिंग के चक्कर में धुरंधर फिक्शनल हो जाती है। और इसीलिए ऐसे में आप लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि मीडिया ना लेफ्ट विंग होता है ना राइट विंग होता है, मीडिया बस टीआरपी विंग होता है।